सो हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। तो ये है लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th। तो लास्ट वीडियो तक हमने क्या कवर किया था? हमने कवर किया था पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस। और कुछ बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया। उन्होंने मुझे कहा कि सर आप थोड़ा फास्ट पढ़ाते हो तो थोड़ा स्लो पढ़ाओ। तो हाँ, मैं ट्राई करूँगा स्लो पढ़ाने की। मुझे अच्छा लगा जब बच्चों ने मुझे ये कहा, तो क्योंकि मुझे भी सजेशंस चाहिए होते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं लग पा रहा कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ना है। उनको मैं पढ़ा रहा हूँ जो समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कितना आ रहा है, फिर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा मुझे। तो आपको और भी कुछ सजेशंस देने हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे हम आज। तो पार्टनर कितने तरीके के होते हैं? तो फर्स्ट टाइप है एक्टिव पार्टनर। Active partner is one who becomes a partner in the firm by an agreement and who actively participates in the conduct of the business of the firm। अब आप समझे, आराम से समझे कि एक्टिव पार्टनर क्या होता है। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस जो होता है उसमें एक्टिवली पार्ट लेता है। मतलब जैसे आप समझें कि हमने आपको पहले भी एक बार शायद एग्जांपल दिया था, मेरे को याद है कि जब मैंने शॉप का एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, उनमें से एक अगर बिज़नेस कर रहा है, बाकी के 4 अगर बाकी के चारों ने कह दिया कि आप हमारे बिहाफ पे बिज़नेस करो उस एक अकेले पार्टनर को, और हमको प्रॉफिट में शेयर दे देना और कोई पैसे की ज़रूरत हो तो दे देना। तो अब क्या है, वो जो एक पार्टनर जो बिज़नेस कर रहा है वो क्या है, वो है एक्टिव पार्टनर। मतलब वो बिज़नेस को पूरी तरीके से संभालता है, वो बिज़नेस में एक्टिवली पार्ट लेता है, तो वो क्या होता है एक्टिव पार्टनर। ही acts as an agent of the other partners. He binds himself and all his co-partners by his acts done. He may also be called as a working partner। मतलब ये पार्टनर को वर्किंग पार्टनर भी कहा जा सकता है। ये बिज़नेस के सारे कंडक्ट्स में एक्टिवली पार्ट लेता है। इसके सारे डिसीजन जो भी ये एक्ट करता है उससे दूसरे पार्टनर्स को बाइंड करता है इसके डिसीजन मानने के लिए, और जो भी ये डिसीजन लेगा उसका सम्मान करें, और सारे पार्टनर इसके एक्ट से बाइंड हो जाते हैं। मतलब अगर इसने जो फैसला ले लिया बिज़नेस के हित में तो सारे पार्टनर को मानना पड़ता है। तो वो क्या होता है एक्टिव पार्टनर। वो ये पार्टनर बनता कैसे है? एग्रीमेंट से पार्टनर बनता है। ये एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है, आपको मैंने एग्रीमेंट पहले भी समझाया है। एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप में, क्योंकि जब एग्रीमेंट मतलब वो रिटर्न वाला एग्रीमेंट ही ज़रूरी नहीं होता, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। मैंने बार बार कहा है, रिटर्न एग्रीमेंट ही ज़रूरी नहीं होता, ओरल भी ज़रूरी होता है। एग्रीमेंट मतलब कि आप किसी को ऑफ़र करें कोई भी बिज़नेस करने के लिए या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और सामने वाला उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे। अब चाहे वो ओरल हो चाहे रिटर्न हो, अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये क्या है, एग्रीमेंट। ये तो एग्रीमेंट है। अब और अगर इस एग्रीमेंट को आप कोर्ट में एनफोर्स करवा सकते हो, ये लीगल है, लॉ की नज़र में ये लीगल है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। वो हम आगे आपके 12th क्लास में आएगा तब डिस्कस करेंगे, अभी तो मैंने समझाने के लिए बताया है। तो आराम से पढ़ रहे हैं, स्लो जैसा कि आपने बोला था। तो ये पार्टनर एग्रीमेंट से पार्टनर बनता है, और बिज़नेस के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, जो भी डेली जो एक्टिविटी होती है बिज़नेस में, उसमें ये एक्टिवली पार्ट लेता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव पार्टनर। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, स्लीपिंग और डोरमेट पार्टनर। स्लीपिंग और डोरमेट पार्टनर नीड्स ए पार्टनर, मीन्स आएगा यहाँ पे, नीड्स नहीं आएगा। थोड़ा प्रिंटिंग वो राइटिंग मिस्टेक हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर मीन्स ए पार्टनर हु बिकम ए पार्टनर इन द फर्म बाय एन एग्रीमेंट
and provides the capital but never takes active part in the conduct of business. Therefore, he cannot bind all the partners by his act. He remains liable for acts done by all partners. अब स्लीपिंग पार्टनर मतलब ये नहीं है कि वो सारे दिन सोता रहता है, इसका ये मतलब नहीं है। और इस स्लीपिंग पार्टनर को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? डोरमेंट पार्टनर। अब स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? जो बनता तो पार्टनर एक एग्रीमेंट से ही है, जो बिज़नेस में पार्टनरशिप में वो पार्टनर तो एक एग्रीमेंट से बनता है, लेकिन वो बिज़नेस की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्ट नहीं लेता। मैंने समझाया था ना आपको कि जैसे एक और बार समझाता हूँ, 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तीनों पार्टनर हैं। ए ने भी अपनी कैपिटल लगाई, बी ने भी लगाई, सी ने भी लगाई, लेकिन अब सी बोल रहा है कि बी और ए आप दोनों बिज़नेस संभालो, मुझे तो खाली मुझे तो खाली प्रॉफिट में शेयर दे देना, बस बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो प्रॉफिट में शेयर दे देना, और मैं आपको कैपिटल लगा रहा हूँ मतलब अपने बिज़नेस में। मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा, सारे जो भी कुछ करना है बिज़नेस के लिए आप ही करना, आप लोग ही डिसीजन लेना। तो अब ए और बी क्या हो गए? एक्टिव पार्टनर। और जो सी है, जो क्या बोल रहा है कि मुझे तो खाली प्रॉफिट में शेयर दे देना, बाकी सब डिसीजन जो भी कुछ भी बिज़नेस के लिए करना है सब आप करना। तो ये सी क्या हो गया? स्लीपिंग पार्टनर, क्योंकि ये बिज़नेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अब जो पार्टनर बिज़नेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं करता, उसको बिज़नेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो अब वो बिज़नेस में डिसीजन कैसे ले सकता है? तो इसलिए स्लीपिंग पार्टनर को कभी भी राइट नहीं होता कि वो अपने कोई भी एक्ट से जो बाकी के पार्टनर हैं उनको बाइंड कर सके। क्योंकि मान लीजिए जो एक्टिव पार्टनर है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में भाग ले रहे हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं और उनको बिज़नेस के बारे में सब कुछ पता है। अब स्लीपिंग पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट में शेयर ले रहा है, उसको बिज़नेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मान लीजिए ऐसा कोई गलत डिसीजन ले लिया बिज़नेस के लिए तो भारी पड़ जाता है, रिस्क होता है बिज़नेस के लिए। इसलिए स्लीपिंग पार्टनर को राइट नहीं होता कि, और कोई जो दूसरे पार्टनर होते हैं एक्टिव पार्टनर, वो उसके एक्ट से कभी बाइंड नहीं होते। समझे? आराम से चल रहे हैं। देयरफॉर ही कैन नॉट बाइंड ऑल द पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, ही रिमेन लायबल फॉर द एक्ट्स डन बाय ऑल द पार्टनर्स। लेकिन अब जैसा कि उसने खुद ने ही बोल दिया था कि भाई ए और बी आप जो भी डिसीजन लेंगे ले लो, मुझे तो प्रॉफिट में शेयर दे देना। तो ए और बी जो भी डिसीजन लेंगे, ए और बी अपने एक्ट से उसको बाइंड कर सकते हैं स्लीपिंग पार्टनर को, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर अपने एक्ट से एक्टिव पार्टनर को बाइंड नहीं कर सकता। आया समझ में? ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अगर फिर भी नहीं आओ तो कमेंट सेक्शन में बताना, प्लीज़ सजेशन ज़रूर देना अपने। थर्ड पॉइंट, नॉमिनल पार्टनर। A nominal partner never takes contribute any capital nor takes any active part in the management. He is known as partner to the other party. On the strength of his name, the business may get more credit in the market or may increase its sales. अब इसको समझते हैं। तो नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? तो नॉमिनल पार्टनर मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा कि नाम का पार्टनर, यानी कि नॉमिनल पार्टनर मतलब ये होता है कि जो पार्टनर अब बिज़नेस में कैपिटल नहीं लगाता, बिज़नेस में पैसा नहीं लगाता, बिज़नेस में पूंजी नहीं लगाता, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो बिज़नेस के अंदर जो पार्टनर पूंजी नहीं लगाता और ना ही बिज़नेस में कोई एक्टिव पार्ट लेता है। समझिए पहली लाइन में क्या लिख रहा है? ए नॉमिनल पार्टनर नेवर टेक्स कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल और नो टेक्स एनी एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। ना तो मैनेजमेंट में कोई एक्टिव पार्ट लेता है, ना कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। ही इज़ नोन एज ए पार्टनर टू अदर पार्टी। मतलब क्या कि वो पार्टनर जो थर्ड पार्टी जो बिज़नेस से कोई अदर पार्टी जो डील करती है, जैसे मान लीजिए ABC पार्टनर है, लेकिन अब बाहर कोई तीसरा पर्सन है ई जो उनसे कोई गुड्स सर्विसेज ले रहा है, कोई माल खरीद रहा है, कोई सामान खरीद रहा है, तो जब जो थर्ड पार्टी है उसको वो पार्टनर लगता है, वो उस तीसरे आदमी की नज़र में वो पार्टनर है। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज नेम द बिजनेस में गेट मोर क्रेडिट इन द मार्केट और में इंक्रीज इट सेल। अब इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए।
अब आप समझिए कि मान लीजिए आप हैं, आप और आपके एक दोस्त हैं, वो दोनों बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप में। समझे, आप और आपका दोस्त है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप में। आपका मार्केट में इतना नाम नहीं है, ना आपके दोस्त का इतना मार्केट में नाम। अब आपका बिजनेस चले कैसे? अब आपके जो दादाजी हैं, उनकी मार्केट में ऐसी छवि बनी हुई है, ऐसी गुडविल बनी हुई है कि उनके नाम से मार्केट में कोई भी आपको सामान दे देगा, कोई भी आपको उधार दे देगा। उनकी इतनी अच्छी छवि बनी हुई है, इतना अच्छी गुडविल बनी हुई है, इतनी अच्छी रेप्यूटेशन बनी हुई है मार्केट में कि कोई उनको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता। तो अब आप अपने दादाजी से रिक्वेस्ट करेंगे कि दादाजी प्लीज़ आप ना कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करिए, ना आप मैनेजमेंट में कोई पार्ट लीजिए, बस आप तो अपना नाम हमारी फर्म में दे दीजिए, बस कि आपके नाम से ही चले हमारा बिज़नेस। तो अब आपके दादाजी के नाम अगर उस बिज़नेस से जुड़ गया तो क्या होगा? अब तो आपको कोई भी, भाई सबको ऐसा लगेगा ना कि भाई कि बिज़नेस इनका है। आपके दादाजी के नाम पे सबको लगेगा कि बस बिज़नेस इनका है। तो सब सोचेंगे कि यार इनको तो उधार देने में कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई क्रेडिट में देने में दिक्कत नहीं है, इनके पास अगर अपना पैसा है तो सेफ़ है, कोई रिस्क नहीं है। तो सब आपसे बिज़नेस करने में, सब आपके लिए से बिज़नेस करने में रेडी होंगे। जबकि ना आपके दादाजी जो नॉमिनल पार्टनर है, ना आपसे उन्होंने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट किए, ना मैनेजमेंट में कोई एक्टिव पार्ट ले रहे हैं। तो इससे क्या है, आपकी सेल्स भी बढ़ेगी, मार्केट में आपकी रेपुटेशन बनी रहेगी। तो ये होता है नॉमिनल पार्टनर। आया समझ में? इतना अच्छा एग्जांपल से समझाया है आप, आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में बताना। और चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, पार्टनर्स इन प्रॉफिट। A partner who agrees to share in the profit of the firm only and does not agree to be liable for the losses of the firm, but the remained partner liable to all third party for all of losses of the firm. पार्टनर्स इन प्रॉफिट क्या होते हैं? पार्टनर्स इन प्रॉफिट मतलब वो पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट में शेयर लेते हैं। अगर बिजनेस में कोई लॉस होगा तो वो उस लॉस के लिए लायबल नहीं होंगे। समझिए कि राम, लक्ष्मण और भरत तीनों पार्टनर हैं किसी बिजनेस में। तो लक्ष्मण ने कह दिया कि मैं कैपिटल कंट्रीब्यूट करूँगा। राम ने 1000 रुपये कंट्रीब्यूट किए, एग्जांपल ले रहा हूँ। लक्ष्मण ने 1000 रुपये कंट्रीब्यूट किए, मान लो। राम, लक्ष्मण, भरत 3 पार्टनर है। राम और लक्ष्मण ने 1000 कंट्रीब्यूट किए, भरत ने 5000 कंट्रीब्यूट कर दिए कैपिटल में। अब भरत ऐसे बोल रहा है कि मैंने कैपिटल ज़्यादा लगा दिए, तो अगर अब बिज़नेस में कोई लॉस होगा तो मैं लायबल नहीं होऊंगा। थर्ड पार्टी कोई बाहर के आदमी से भी तुमने उधार ले लिया या कोई भी लॉस हो गया तो उसको भी मैं लायबल नहीं होऊंगा। तो मैं तो सिर्फ अब प्रॉफिट में लायबल होऊंगा। तो इसमें क्या हुआ कि वो पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट में लायबल होगा, लॉस में लायबल नहीं होगा। कोई भी थर्ड पार्टी को कोई भी लायबिलिटी हुई तो उसमें वो लायबल नहीं होगा। आया समझ में? चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पार्टनर बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है पार्टनर का, पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। इसका मैं आपको मतलब समझाऊंगा। पहले इसकी जो लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं। पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, पार्टनर इज़ वन who represent himself as a partner by the words or in writing or by his act. This means estoppel partner is really not a partner. He deemed as a partner in the eye of law and being liable for such losses and liabilities. मतलब क्या हुआ इसका कि वो पार्टनर जो रियल में पार्टनर नहीं था, पार्टनरशिप फर्म बनी जब, वो रियल में पार्टनर नहीं था, लेकिन उसने ऐसा या तो ऐसा कोई रिटर्न में एक्ट कर दिया या कोई कुछ बोल दिया या कुछ रिटर्न में लिख दिया या ऐसा कोई व्यवहार कर दिया या ऐसा कोई एक्ट कर दिया जिससे उसको पार्टनर मान लिया गया। तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब इसका एग्जांपल समझाता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। अब एग्जांपल सुनिए।
3 पार्टनर थे ABC, ज़्यादातर ABC का ही एग्जांपल लूँगा क्योंकि ABC में समझ में आ जाएगा आपको इजीली। 3 पार्टनर थे ABC, वो अपने ऑफिस में बैठे थे आराम से। अब उनके साथ एक उनका दोस्त बैठा था D, जो कि फर्म में पार्टनर नहीं था लेकिन मार्केट में उसकी बहुत अच्छी रेप्यूटेशन बनी हुई थी, तो वो भी उनके साथ ऑफिस में बैठा था। अब एक बाहर से एक कस्टमर आता है। अब कस्टमर ने डी को उनके साथ बैठा देखा तो उसको लगा कि ये डी भी पार्टनर है यहाँ पे, और उन्होंने जो ABC पार्टनर बैठे थे उनसे पूछा कि ये भी आपका पार्टनर है क्या DB? तो ABC ने बोला हाँ ये भी हमारा पार्टनर है, क्योंकि डी की गुडविल बनी हुई थी ना मार्केट में। अगर डी के नाम से कोई भी उस फर्म से सामान ले जाएगा, तो इसलिए ABC ने बोल दिया हाँ ये भी हमारा पार्टनर है। अब डी उस वक्त चुप रहा, या तो चुप रहा, उसको बोलना चाहिए था कि नहीं मैं इनका पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन वो चुप रहा, और या उसने बोल दिया कि हाँ हाँ मैं इनका पार्टनर हूँ। तो इससे क्या हुआ कि जो कस्टमर था उसने डी को भी पार्टनर मान लिया। अब कस्टमर ने उसको डी को भी पार्टनर मान के और इस फर्म से सामान ले लिया, कुछ भी गुड्स और सर्विसेज जिसमें ये डील करते थे। मान लीजिए शू में डील करते थे, शूज़ परचेज़ कर लिया, 1000 शू की पेयर परचेज़ कर ली, ले गए घर पे, शॉप पे ले गए बेचने के लिए। अब उस शू में डिफेक्ट निकला, कुछ पेयर्स ख़राब निकली शू की, तो अब वो जो था कस्टमर वो डी को भी पकड़ सकता है कि मुझे आप मेरे पैसे वापस लौटाइए जो मैंने आपको पेमेंट किया है, आपके तो शू की जो पेयर है वो ख़राब निकली है। अब डी तो बोलेगा कि मैं तो इस फर्म में पार्टनर ही नहीं हूँ। क्या समझ रहे हो ना कि डी तो बोलेगा कि मैं तो इस फर्म में पार्टनर ही नहीं हूँ। जी नहीं, ये गलत है। जब कस्टमर ने आपसे पूछा था कि आप इस फर्म में पार्टनर हो तो आपने हाँ बोला था, और डी ने जो कस्टमर ने आपके विश्वास पे ही इस फर्म से लिया है सामान। तो अभी आप ये कह के मुकर नहीं सकते कि आप तो इस फर्म में पार्टनर है ही नहीं। आप इस फर्म में पार्टनर बन चुके हैं, तो आप क्या है, पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मतलब अब आपने ऐसा एक्ट कर दिया है कि आपको पार्टनर मान लिया गया है इस फर्म में। किसने मान लिया है? सी ने नहीं, कस्टमर ने। तो आपको इस फर्म में पार्टनर मान लिया है। तो अब जो कस्टमर को जो लॉस हुआ है उसमें ABC के साथ आप भी लायबल होंगे, डी भी लायबल होगा। तो ये क्या होता है? पार्टनर बाय एस्टॉपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कानून की नज़र में आप भी पार्टनर हो, आपने ऐसा एक्ट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल। फिर भी नहीं आया हो तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है पॉइंट नंबर 6, माइनर एज ए पार्टनर। तो माइनर कौन होता है? माइनर होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। प्लीज़ अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इससे पहले वाले वीडियो भी इस चैप्टर के देखें, क्योंकि ऐसे बीच में से चैप्टर समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले वाले वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आना, तो आप समझते हैं माइनर क्या होता है। तो ए पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसने अभी तक 18 साल की उम्र पूरी नहीं की है, उसे माइनर बोला जाता है। तो जनरली ए माइनर बीइंग incompetent to contract and cannot be partner in firm, but under section 30 of the Indian Partnership Act, a person who is a minor may not be a partner in firm, but with the consent of all the partners he may be admitted to benefits of partnership। मतलब एक माइनर एक पर्सन जो कि माइनर है लेकिन वो फर्म में पार्टनर नहीं है। एक पर्सन जो माइनर है लेकिन वो फर्म में पार्टनर नहीं है,
और एक माइनर को पार्टनर बनाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि माइनर लायबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के। आप समझे कि 18 साल से कम का आदमी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कर सकता है, कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता 18 साल से कम का आदमी। लीगल एग्रीमेंट कर सकता है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कभी, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो कभी और किसी लेक्चर में अच्छी तरह समझाऊंगा कि और एग्रीमेंट और कौन से तरीके के होते हैं। तो अभी तो आप यही समझिए कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लायबल नहीं होता, क्योंकि माइनर 18 साल का है ही नहीं। 18 साल से ऊपर के ही हम जो मेजर होते हैं वो कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको पार्टनर कैसे बनाया जा सकता है। तो अब आप समझिए कि तो इसलिए वो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन अगर सारे पार्टनर की इजाज़त हो, क्या लिख रहा है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, अगर सारे पार्टनर की कंसेंट हो, इजाज़त हो, तो उसको पार्टनरशिप के जो बेनिफिट होते हैं उसमें उसको एडमिट किया जा सकता है। इसमें इसका किसके तहत, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 30 के तहत उसको पार्टनरशिप के बेनिफिट में ऐड किया जा सकता है। लेकिन इसमें ये लाइन लिखी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको, लेकिन माइनर किसी भी लॉस के लिए लायबल नहीं होगा पार्टनरशिप में, और माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया। वो आजकल नहीं चल रहा है मार्केट में, जो आजकल कुछ ज़्यादा ही लोग हो गए हैं, जो विजय माल्या हुआ है वो दिवालिया ही तो हो गया है। हाथ खड़े कर दिए उसने, भाई मेरे पास तो नहीं है कुछ भी, और भाग गया, दिवालिया हो गया। नीरव मोदी, तो मैंने एग्जाम्पल लिए, तो मतलब दिवालिया हो जाते हैं। तो माइनर कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता, और ना माइनर कभी बिजनेस में कोई लॉस हो जाएगा तो उसके लिए लायबल भी नहीं होगा। लेकिन माइनर को प्रॉफिट में ऐड किया जा सकता है। आप समझिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि 3 पार्टनर थे, उनमें से एक पार्टनर था, मान लीजिए सपोज कीजिए उसकी डेथ हो जाती है, और जो पार्टनर्स हैं वो बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। और तो अब क्या है कि मान लीजिए वो जिस पार्टनर का डेथ हुई थी उसका बेटा या बेटी उस पार्टनरशिप फर्म, वह भी माइनर है, उसका बेटा या बेटी, तो अब उस बेटे या बेटी को पार्टनरशिप फर्म में जो बाकी बचे हुए पार्टनर हैं वो उनको बेनिफिट देना चाहते हैं, उसका शेयर देना चाहते हैं जो उनके पिता का, तो वो ले सकते हैं वो उसमें शेयर। तो इसलिए माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन माइनर को बेनिफिट में शेयर दिया जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, और प्लीज़ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि 11th क्लास के बच्चों तक। चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं और कोई सजेशंस हो तो आपके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम, बाय।